हेलो एवरीबॉडी। आज हम आ गए हैं वर्कआउट करने दोबारा से। सोमवार का दिन, कटिंग फेज़ व्लॉग आपको देने के लिए स्पेशली आया हूँ। इसके बाद मुझे काम पे जाना है और आज हम लगाएंगे सुबह सुबह बाइस ट्राइसेप्स, शाम को करेंगे चेस्ट ट्रेन। छत पे आ गए हैं, मौसम अच्छा है, खुला हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह वर्कआउट भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि आज हम ट्राइसेप में क्या करेंगे। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ दिखाने की आपको, लेकिन अभी हमने अपने सप्लीमेंट्स लगाए हैं तो थोड़ी वेट करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट लगाने के बाद या प्री वर्कआउट लगाने के बाद इमीडिएट तो वर्कआउट नहीं कर सकते हम लोग। तो कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा रुक के, मतलब अभी 5-10 मिनट हुए हैं, 5-10 मिनट और रुक के वी विल स्टार्ट आवर वर्कआउट। और वर्कआउट करेंगे आज हम बढ़िया झमाझम वर्कआउट करेंगे और लगाएंगे अच्छा सा वर्कआउट, ताकि 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 हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकें खुद में। यार इम्प्रूवमेंट खुद में करनी बड़ा एक चैलेंजिंग काम रहता है, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं बताने को कुछ, है ना। और गाइडेंस तो ज़रूरत होती भी है यार, गाइडेंस की मेरे को होती है, मेरे को भी कई बार पड़ती है। तो जो मेरे सीनियर हैं उनसे पूछना पड़ता है कि क्या है सर, ये करूँ या ना करूँ, है ना। तो वो ये यार कि शुरू करते हैं वर्कआउट भी, ठीक है। तो मेरे से कल किसी ने पूछा था कि सर जेड में यार देखो, मैं बेड टाइम पे प्रेफर करता हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, एक लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि जेड में मैं प्रेफर जो करता हूँ वो करता हूँ मैं बेड टाइम पे इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उससे मेरा स्लीप काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, स्लीप साइकिल जो है ना काफ़ी ठीक भी रहता है। ठीक है, वैसे भी जेड में होना चाहिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है एक तरीके से, और जिंक है क्योंकि उसमें, और विटामिन B6 भी है। तो हम प्रेफर यही करते हैं कि बेड टाइम पे लें, ठीक है। और बेड टाइम पे बेटर रहता है यार। तो जेड में का तो यार मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कटिंग में तो बहुत बड़ा रोल है, कटिंग फेस में तो बहुत बड़ा रोल है जेड का, क्योंकि बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, कई बार थक गए हैं, बुरी हालत है, तो नींद भी नहीं आती, कई बार डिस्टर्ब रहते हैं, फिर कुछ काम भी है और आपके घर वाले भी हैं, रिलेशनशिप प्रेशर भी रहते हैं। तो ये जेड में मेरे को लगता है कि मेरे को तो सारी चीज़ों से निकालता है। ठीक है, अगर आप जेड में नहीं ले सकते तो एक हिमालय की ब्रह्मी आती है, ब्रह्मी, आप उसे ट्राई कीजिए, वो भी बहुत सही चीज़ लगी मुझे। ब्रह्मी का क्या है कि एक तो आपका फोकस बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, दूसरा आपको स्लीप साइकिल में और एंजाइटी जिनको रहती है, कई बॉडी बिल्डर्स के साथ है ये प्रॉब्लम की एंजाइटी रहती है, एग्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा जी, अब आज का हम वर्कआउट करेंगे ट्राइसेप्स, जिसमें हम पहले शुरुआत करेंगे चिनअप से। चिनअप्स फॉर वार्म अप, स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग में जैसे आपको बेटर लगे कि ट्राइसेप आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं वो कीजिए, है ना। और मेरे को तो ये रहता है यार कि स्ट्रेचिंग अपनी करो ताकि मसल कहीं पे स्टिफ ना हो जाए ड्यूरिंग वर्कआउट। मेरे को तो स्ट्रेचिंग का मेन यही मेरा तो फोकस यही रहता है कि कहीं मसल स्टिफ ना हो जाए, तो इसलिए स्ट्रेचिंग कर लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं कि जाते ही चिनअप बार पकड़ ली, तो वो भी ठीक नहीं है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि वार्म अप सेट चल रहे हैं। वार्म अप सेट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है वार्म अप सेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वार्म अप सेट। लेकिन वार्म अप सेट से पहले अगर आप अच्छे से चिनअप्स
और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें तो बेटर रहता है, बहुत बेटर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो ऐसा तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि आज अगर ट्राइसेप्स है तो मैं चिनअप्स बना लूँगा। तो मैं पर्सनली बताऊँ कि मैं वैसे चिनअप्स रेगुलर नहीं करता कहीं, क्योंकि अब हैबिचुअल इतने साल से कर रहे हैं तो थोड़ा कम कर दिया। गेमिंग में कभी ले लिए चिनअप्स, नहीं ले लिए। हाँ, जिस दिन बैक है उस दिन फ्रंट और बैक मैं दोनों चिनअप्स करता हूँ, 30 फ्रंट 30 बैक। ठीक है, तो बैक को अच्छे से वार्म अप मिल जाता है एक, है ना। रही बात ट्राइसेप्स में हम वार्म अप में मैं तो क्लोज ग्रिप पुशअप ही प्रेफर करता हूँ। लोग डायमंड पुशअप मारते हैं, मैं डायमंड पुशअप ज़्यादा मेरे को इफेक्टिव नहीं लगा आज तक। शुरू से लेके अब तक मेरे को डायमंड पुशअप नहीं इफेक्टिव लगा उतना जितना औरों के लिए शायद बेनिफिशियल होते होंगे, मेरे लिए नहीं रहे, मेरे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं रहे। तो मैं अपना नॉर्मली दिस क्लोज और पुशअप मार लेता हूँ और शुरू करते हैं वर्कआउट में आज हम पहले चिनअप्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए हमारा, है ना। और वार्म अप भी अच्छा खासा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं अपना ट्राइपॉड को सेट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब इसी के बाहर, इसी गेट के पास मैंने चिनअप बार लगाई हुई है, छोटी सी स्ट्रेट बार है और वहीं मैं चिनअप्स कर लेता हूँ। ठीक है, छोटा सा जी मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये होगी अपनी चिनअप बार, और उससे पहले स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बैक को भी खींच लेते हैं और चिनअप शुरू कर लेते हैं। पहले तो मैं इस शोल्डर लेंथ पे चिनअप लूँगा। अब धीरे धीरे मैं अपनी ग्रिप को वाइड करता जाऊँगा। शोल्डर लेंथ पे मैंने इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि ना मेरे को ना इनर जो बैक है मेरी, इनर जहाँ पे थिकनेस चाहिए मेजर ऑन स्टेज जो थिकनेस दिखानी होती है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि कम है मेरी, और हर बार कमी रही है उसमें। तो पहले मैं क्लोज ग्रिप से ही शुरू करता हूँ। एक सेट क्लोज ग्रिप का मार लिया हमने, उसमें मैंने अभी तक रैप नहीं गिने हैं। आप मिनिमम रैप 10 लेके चलिएगा, 10 काउंट एटलीस्ट मारिएगा। नाउ आई विल डू वाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइड। काउंट में अभी नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि काउंट गिनने का मेरे को अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा है नहीं। मेरे को मेन है कि वार्म अप कर लें हम। तो वार्म अप हमने कर लिया, ठीक है जी। 2 ही सेट बहुत है मेरे लिए, तो 2 ही सेट बहुत है। अब हम लगाएंगे क्लोज ग्रिप पुशअप। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखा दिया लाइक दिस। ना मैं ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ, ना मैं ज़्यादा ऊपर आ रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्राइसेप के ऊपर लोड दिया हुआ मैंने। 10-10 के 3 सेट मारना चाहे 3 मार लें, 2 सेट मारना चाहे 2 मार लें। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बॉडी कितनी देर में वार्म अप हो रही है। ठीक है, आगे मैं पीछे डबल ए की जगह ई डबल ए ऐड करा है। इसका ऐड करने का कोई खास पर्पस था नहीं। बीच ये था मेरे पास ग्रीन एप्पल में, और ये है ब्लू रास्पबेरी। अब ग्रीन एप्पल पीते पीते थोड़ा सा हो गया था बोर, तो मैंने कहा चलो आज हम ब्लू रास्पबेरी पीते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है मेरा ई डबल ए ऐड करने का। एसेंशियल अमीनो एसिड यार वो होते हैं जो हमें ना अपनी डाइट से कई बार मिलते नहीं है, कई बार क्या मिलते ही नहीं है। और इतनी अच्छी डाइट, इंडियन डाइट हम लोग रखते नहीं हैं। हमें तो खाने हैं चीज़, मोमोज, समोसे, चीज़ बर्गर,
चीज़ पिज़्ज़ा, हालांकि पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है फिर भी बता रहा हूँ। तो चीट मील अभी तक तो हमने करा नहीं है और शायद करेंगे भी नहीं, तो इसलिए फोकस रहना पड़ता है चीज़ों को लेके। बड़ी दिक्कत भी रहती है कि भाई कैसे करके ये हो गया आपका। एक सेट और लगा लेंगे, थोड़ा अच्छे से फॉर्म मुझे, क्योंकि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को ना टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है और मुझे तो वो है। अगर आप नोटिस करें मेरी एल्बो देखिए, देख रहे हैं थोड़ा क्लोज आया था, देखिए। तो ये टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो चुकी है मुझे, और ये एल्बो देखिए। टेनिस एल्बो प्रॉब्लम यार इसलिए हुई मेरे पास गाइडेंस थी नहीं पहले, गाइडेंस तो बहुत बाद में ली मैंने। तो टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम इसलिए हो गई, गाइडेंस थी नहीं, हैवी वेट लिफ्टिंग थी, ट्राइसेप के ऊपर अगर 30 किलो का डंबल चलने दो, पेन हो रहा है दो, तो वो प्रॉब्लम हो गई। और वो ऐसी हुई कि कभी समझ नहीं आया कि ये इतना भी बढ़ जाती है, इसलिए ट्राइसेप में वेट तो लिफ्ट करता हूँ मैं, बट मिनिमम रख के चलता हूँ वेट। तो देखते हैं, अभी एक डॉक्टर से बात हुई है, उसने बोला है कि ट्राइसेप्स के थोड़ा जो करते हो उसमें वेट कम रखना, और शोल्डर भी जब आप करते हो तो ऐसे रहता है आपका हाथ ऐसे रहता, तो रेडिएट होता है यहाँ से पेन, तो थोड़ा सा उसमें वेट कम रखना। तो देखते हैं, पर ना बॉडी बिल्डर की मजबूरी भी ये होती है कि ज़्यादा वेट डाउन करेंगे तो मसल टूटने लग जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ, बहुत बड़ी समस्या है। और एडिक्शन ऐसा है कि पेन भी हो, कई बार नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। 1-2 दिन, अब डॉक्टर तो कहता 15-15 दिन रेस्ट लो। मैं दिल से बताऊँ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी यही है कि मैंने कभी 15 दिन रेस्ट ली नहीं, बॉडी को दिए नहीं रेस्ट। बट अब की बार थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों को लेके, रेस्ट प्रॉपर देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि इंजरी, बैक इंजरी हो गई, इंजरीज और बॉडी बिल्डर का नाता ना बड़ा पैरेलल रहता है। बैक इंजरीज या शोल्डर इंजरी, रोटेटर कफ में दिक्कत, तो ये ना रहती है दिक्कत। एक बॉडी बिल्डिंग मुझे लगता है एक ऐसी लाइन है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेना कि यार अब पेन है तो थोड़ा रेस्ट दे लेते हैं, बॉडी रिकवर हो जाएगी जल्दी, है ना। वो शुरू में आपके पास गाइडेंस होती नहीं यार, तो आप कर लेते हैं गलतियाँ, ठीक है। आज हमने बीफ जो लिया उसके अंदर में बताना भूल गया मैं आपको, अंडे और बनाना और स्प्राउट्स, ये हमने मील लिया था अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 4 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठ के हम हिसाब ऐसा रखना पड़ता है कि ना डिसिप्लिन बड़ा रहना पड़ता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये आपको अपनी जीवन में हर काम में कर लेना चाहिए। कई लोग हैं जो टाइम की कीमत नहीं समझते, कई बार शायद मेरे से भी ये होता है। मैं आपको दिल की बात बोलूँ, कोई भी ऐसा मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो बिल्कुल टाइम टू टाइम काम करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। कोई कई बार गेमिंग फेज में ही, अब जैसे लिविंग फेज में ये तो पता है कि चलो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई गुड शेप एंड कंपटीशन, गोइंग टू कम्पीट, है ना। बट होता क्या है कि 12 महीने डिसिप्लिन रहना बड़ा दिक्कत हो जाती है। कई बार बाहर से लेट आ रहे हैं, काम से लेट आ रहे हैं और सो गए, और सुबह आंखें लेट खुल रही है, 9-10 बज गए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 11-11 बज गए, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। बट ये एक मैं आपको बताऊंगा कि एक हमें नियम बना लेना चाहिए कि हम टाइम पे सोए और टाइम पे उठे। क्योंकि ना मेरे को, जो मैंने शायद पहले भी बताया था, क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर था, तो वो हुआ भी इसी वजह से था। स्लीप पूरी नहीं हो पा रही,
स्लीप पूरी नहीं हो पा रही, तो बस उसको फिर हमने भुगता है। और ऐसा डिसऑर्डर होता है कि आप कभी इस डिसऑर्डर में फेस करोगे, ये हम बेंच लगाना शुरू करते हैं साथ साथ, आप फेस करोगे कि क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में ना आप पब्लिक प्लेस पे चले जाओ। पब्लिक प्लेस के ऊपर जाने के बाद आपको ऐसे लगेगा पब्लिक आपको देख रही है, सफोकेशन से महसूस होने लग जाएगी। ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से यार हमें ना अगर सही रहना है तो अपने टाइम को बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है यार। कि आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं या जो भी है ना। क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि किसी को भी ना हो। इसमें आपको एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेशन होता है, आप संभाल नहीं पाते हो। अच्छा एक बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, कई बॉडी बिल्डर हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत कुछ खो भी देते हैं उस गुस्से के चक्कर में, बहुत कुछ, क्योंकि गुस्सा ना अल्टीमेटली आपका नुकसान तो करता है। और नुकसान मेजर जो मैंने गुस्से में देखा ना, आपका तो जो होता आपके साथ वालों को ज़्यादा हो जाता है। तो क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है भाई, इसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांपते रहते थे, समझ नहीं आता था क्या करूँ, इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा, और बेतुकी इनसिक्योरिटीज, ऐसे लगता था कि मैं शायद मुझे कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊंगा, कुछ भी मतलब रैंडम थॉट्स आते रहते हैं। और मेरे को जो ठीक करा गया, मेरे को 1.5-2 साल लग गए इस बीमारी से लड़ते हुए। अभी भी ठीक तो हूँ मैं, लेकिन क्या होता है ना कि चीज़ें ठीक होने में टाइम तो लेती है यार, आपको पता ही है ना। एक सेकंड से की बात बोलता हूँ मैं। तो चीज़ें ठीक होने में टाइम तो लेती हैं, पर ना हमें एक मतलब आप ये कह लो कि एक ना दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हम ना अपने आप को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डॉक्टर के पास गया था मैं, मेरे को डॉक्टर का नाम नहीं याद थे, वो गैस्ट्रो के डॉक्टर। लेकिन ना मुझे इसमें क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में मेरे साथ क्या होता था, मुझे ऐसा लगता कि मेरा हार्ट फेल होने वाला है, एनी टाइम कभी भी मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा लगता था। और थैंक्स टू रामदूत हनुमान जिन्होंने मेरे को इस प्रॉब्लम से उभारने में बहुत मदद करी है। और ट्रस्ट मी, मैं उनका एक ही दोहा पढ़ना शुरू करा था, एक चौपाई थी, ना से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक ये, और एक हमारे 8th गुरु, आप सबके 8th गुरु हरकृष्ण साहब जी, बंगला साहब है जहाँ पे, उनका एक है हमारा, उसमें बोला जाता है श्री हरकृष्ण त्यागिए जिस जिथे सब दुख जाए। तो इन 2 चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। हरकृष्ण जी महाराज ਨੂੰ मैं याद कर लगा सी, पंजाबी बोल रहे बच्चे, ਤੇ हनुमान जी ਨੂੰ याद कर लगा सी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ना ਇਹਨਾਂ ਨੇ बहुत शक्ति दी कि निकलो चीज़ चो निकलो। और महाराज की दुआ नाल, भगवान की दया से मेरी बहुत समस्याएं दूर हुई। मेरे को जो ये पैल्पिटेशंस होती थी, भागना हॉस्पिटल की तरफ, ईसीजी मैं मर ना जाऊँ, ये बहुत होता है क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो हम ना एक गलती ये करते हैं कि हम अपने आप को डॉक्टर्स के पास दिखाना ज़रूरी नहीं समझते, हम अपने बिहेवियर को ना खुद नहीं समझ पा रहे होते। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी गलती है। हाँ, इसमें आपके अपने भी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अपने भी साथ नहीं देते हैं, वो भी
सिर्फ एक माँ एक ऐसी होती है जो साथ देती है, उसको पता होता है कि ये ग्रस्त हो रहा है, इस बीमारी से ग्रस्त है। और मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम पे। पर ऐसा था कि गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बेतुकी टेंशन जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो टेंशन बहुत ज़्यादा थी। सोच बहुत लंबी जाने लग जाती है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। तो मतलब आप हनी सिंह को देखिए, वो हनी सिंह के साथ भी सेम कुछ ऐसा था कि वो कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका प्रॉब्लम डिफरेंट है लेकिन थोड़ी सी रिलेटेबल है। तो ये बहुत दिक्कत होती है और चैलेंजिंग होता है हर बंदे के लिए इससे बाहर निकलना, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग कि निकलें। और महाराज की कृपा ना, उस हनुमान जी की कृपा ना मैं निकल गया। दवाइयां बंद हो गई, रात में सो नहीं पाता सी, सौन दी मेडिसिन अलग, पैनिक अटैक पै जाते सी, पैनिक अटैक पै गया, कदे भी पै जाता सी, गाड़ी ड्राइव कर रहा पैनिक अटैक शुरू हो गया, पैल्पिटेशंस बढ़ गई। आर्मी हॉस्पिटल गया, उत्थे उन्होंने बोलिया नहीं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक प्राइवेट डॉक्टर सी, उन्होंने मेरे तो हमेशा पैसे ही ले, उन्हें मेरी हेल्प नहीं करी, उन्हें मेरे तो पैसे ही ले। मैं उसका नाम भी ले लेना हूँ, विनय पाठक रजौरी गार्डन के अंदर है, विजय पाठक आए थे। तो उन्हें मेरी बहुत मैनू मतलब तुम ये टैबलेट ले लो, तुम आके मिलना, ये वो, मतलब यार आपका पेशेंट किस सिनेरियो से गुजर रहा है आप उसको समझ ही नहीं रहे हो, आप अपना ही बताए जा रहे हो। फ़ोन नहीं पिक करना, आप मेरे को अपनी वो प्रिस्क्रिप्शन दे दो, बड़ा दिक्कत करी उसने मेरे साथ। तो फिर आई स्विच टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुज मित्तल, भगवान उनको लंबी उम्र दे। बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे को पहले 2 महीने में मेडिकेशन पे रखा, फिर मेडिकेशन के बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाई भी मेडिकेशन। बीच में से एक ऐसा टाइम भी आ गया कि जब उन्होंने मेरे को मेडिकेशन दी तो मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो गया था, वो एक मेडिसिन की वजह से हुआ था। तो ये इस वजह से बॉडी बिल्डिंग से रिलेट मत कीजिएगा, वो उसकी वजह से हुआ। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, मैंने मेरे से तो ऐसा हो गया। वो बोलते अरे डोंट वरी, ये मेडिसिन मत ले, ये इसकी बात। तो वो नींद की दिखा है, नींद की दवाई की वजह से हो रहा था। तो उन्होंने वो फिर धीरे धीरे 1 साल तक ट्रीटमेंट चला, फिर वो धीरे धीरे कम करा गया ट्रीटमेंट। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन और अच्छा लगता है आप ठीक होते हो जब, तो घर वाले खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि गुस्सा मैनेजमेंट अभी भी सीखना मेरे को बाकी है। एंगर मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। गुस्सा का मुझे काफ़ी हद तक पहले, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों के साथ मेरे साथ चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो गुस्सा यही करता है, वो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। मैंने एक वीडियो में बोला भी था शायद कि बॉडी बिल्डर्स में आपस में प्यार होता है, बस वो ना आप यही कह लो कि यार गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे पीछे एक फाइट हुई, मेरे को याद नहीं नाम उस लड़के का, रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया आए थे। हाँ, तो भाई आप इतने लोग जुड़े आपसे, आप प्यारे हो लोगों को, तो वो असल में गलती उनकी भी नहीं है, दोनों की। गुस्सा आ जाता है गुस्सा, पर आपस में प्यार होता है, ठीक है, और भगवान बनाए रखे। तो मैं यही कहूँगा कि ये होता है। लेकिन इन सब में मुझे जो आज तक समझदार बंदा लगा ना, जो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, हर सिचुएशन को। मैं उसे फॉलो करता हूँ और ना मैंने कभी उसे देखा है, मैंने कभी देखा भी नहीं है उसे, 1-2 बार शायद देखा भी है। तो मैं अपने काम से आ रहा था तो वो घूम रहा था, उसका नाम है रूबल धनखड़ ऐसे कुछ है। उस बंदे ने भाई बहुत तगड़ा पेशेंस है, उस बंदे में बहुत तगड़ा पेशेंस लेवल है। तो मैं उस बंदे को बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें पेशेंस लेवल ही अलग है यार, बहुत अलग। मतलब उसकी जगह मैं होता तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो लड़ ही पड़ता है। बट वो उस बंदे के अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है और भगवान उसको ऐसे ही बनाए रखे, है ना। बट ये होता है कि कई बार ना गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होता है, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बस एक गुस्सा और ईगो जब मिक्स हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा यार ध्यान रखना चाहिए, है ना।
ना। बाकी तो ये है यार कि वर्कआउट आज का हम ट्राइसेप्स कर रहे हैं, और ट्राइसेप मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिखा भी दी है। दिस इज माय लास्ट सेट आई एम गोइंग टू परफॉर्म, और इसके बाद मैं कैमरे से हो रहा हूँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट, तो इसके बाद मैं ब्लॉग एंड करूँगा। कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट में बोल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है, साथ साथ वर्कआउट के बाद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो कल सुबह या आज शाम को दोबारा मिलेंगे, अगर टाइम मिला तो काम से, फिर खूब सी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबको स्टे फिट, स्टे हेल्दी, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद।